बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थीसिस फ्रॉम ए टू सी, उसमें आज हम स्टडी करेंगे हाउ टू राइट इम्प्लीकेशंस इन थीसिस, जिसमें आज पार्ट 17 है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। इम्प्लीकेशंस जो बेसिकली हमारा डिस्कशन का चैप्टर है, उसमें थर्ड हेडिंग है। एक मेन हेडिंग होती है हमारी डिस्कशन की, उसकी 3 सब हेडिंग्स हैं सेकंड लेवल की: इम्प्लीकेशन, लिमिटेशंस, इम्प्लीकेशंस एंड कंक्लूजन। तो जो इम्प्लीकेशंस हैं ये हमारे डिस्कशन के चैप्टर की थर्ड हेडिंग है, इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टडी। हम देखते हैं कि किस तरह से इम्प्लीकेशंस वर्क करती हैं थीसिस में। आपको पता है सबसे पहले हमारे पास एक रिसर्च प्रॉब्लम होता है। रिसर्च प्रॉब्लम से हम रिसर्च क्वेश्चंस ड्राइव करते हैं, उससे हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बेसिस पे हाइपोथेसिस बनाते हैं। देन हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, उसकी फाइंडिंग्स के थ्रू हम हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास जब जो चाहे हमारे हाइपोथेसिस सपोर्ट हों या चाहे हमारे हाइपोथेसिस रिजेक्ट हों, उनकी हम वो जो सैंपल था जिस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव था उस सैंपल के लिए और उसकी रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन के लिए उसकी इम्प्लीकेशंस देखते हैं कि बेनिफिट क्या होगा, उसका यूज़ क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा। तो इसमें जब हम इम्प्लीकेशंस लिखते हैं तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हाइपोथेसिस हमने फाइनली फॉर्म किए थे टेस्ट करने के लिए, उनको फाइंडिंग्स के थ्रू टेस्ट किया, वो सपोर्ट हुए, सपोर्ट नहीं हुए, तो उनके सपोर्ट ना होने का फ़ायदा या नुकसान क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है। तो ये एक जो स्पेसिफिक पार्ट है, ये आप देख सकते हैं। ये इम्प्लीकेशन यहाँ से हम ड्राइव करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है हमें पता चले कि हम अपनी स्टडीज़ की इम्प्लीकेशंस ड्राइव कहाँ से करते हैं। तो आप जहाँ से देखते हैं कि हमने एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया और हाइपोथेसिस जो हमने फॉर्मुलेट किया था उसको टेस्ट किया, रिजल्ट्स यानी फाइंडिंग्स के थ्रू टेस्ट किया, और जब टेस्ट किया तो अगर एक हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है जो हमने बनाया था, उसका क्या फ़ायदा हुआ, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और अगर हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो उसने क्या एक्सप्लेन किया और उसका क्या फ़ायदा है उन लोगों के लिए जिन लोगों पे हमने रिसर्च की या जिस उस सैंपल के लिए जो हमने कलेक्ट किया और उस सैंपल की रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन के लिए जिसको वो सैंपल रिप्रेजेंट करता था। तो ये हम देखना चाहते हैं कि अगर हाइपोथेसिस एक प्रूव हो जाता है तो हम लोगों को उससे क्या फ़ायदा दे सकते हैं जिन पे हम स्टडी कर रहे हैं, और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो ये दिस इज ऑल अबाउट इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टडी। अब हम देखते हैं वन बाय वन पॉइंट्स में कि इम्प्लीकेशंस लिखते कैसे हैं और कितनी टाइप्स की होती हैं। तो एक तो आपको इम्पोर्टेंट बात ये पता होनी चाहिए कि इसकी लेवल ऑफ हेडिंग जो है लेवल 2 होता है इसका। जाहिर है ये जो डिस्कशन का चैप्टर है, डिस्कशन की मेन हेडिंग के अंडर ये हेडिंग आती है, तो इसका लेवल 2 होता है, जो कि आप देख सकते हैं फ्लैश लेफ्ट है, बोल्ड है, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन है, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ बिगिंस फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, वो आप देख सकते हैं। तो अब इसमें देखें आप, जब हम इम्प्लीकेशंस जो हम लिखते हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। मेथडोलॉजिकल हो सकती हैं, थ्योरेटिकल हो सकती हैं, प्रैक्टिकल हो सकती हैं, एम्पिरिकल हो सकती हैं और पॉलिसी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। हो सकता है इसमें से कोई एक ही इम्प्लीकेशन हो आपकी स्टडी की, हो सकता है ये सब इम्प्लीकेशंस हो। तो हमने तो एक क्लासिक एग्जांपल ली जिस पे ये सब अप्लाई हो सकती हैं, लेकिन आपने इंटेलिजेंटली डिसीजन लेना है कि आपकी स्टडी की इम्प्लीकेशंस हैं क्या। जाहिर है उसमें से 2 तरह की इम्प्लीकेशंस तो लाजमी होंगी, यानी कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होंगी उनकी, और एम्पिरिकल इम्प्लीकेशंस होंगी क्योंकि आपने एक साइंटिफिक रिसर्च की है, और उसकी पॉलिसी इम्प्लीकेशंस लाजमी होंगी कि अगर आपके रिजल्ट्स को
प्रॉपर यूज़ किया जाए तो वाकई लोगों की वेलनेस या वेलबींग, डायरेक्टली लोगों की वेलबींग को इनडायरेक्टली क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है सोसाइटी को, तो ये लाजमी होगी। लेकिन बाकी मेथोडोलॉजिकल हैं नहीं, अगर आपकी थ्योरी बेस्ड रिसर्च थी तो थ्योरेटिकल भी होंगी, तो ये आपने देखना है। और अगर आपने कोई स्केल कंस्ट्रक्शन की है, ऑपरेशनलाइजेशन की है, और अगर आपने कोई एडवांसमेंट की है रिसर्च मेथोडोलॉजीज में, तो वो हम कह सकते हैं कि आपकी मेथोडोलॉजिकल एप्लीकेशंस होंगी। तो ये जैसे आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रेजेंट स्टडी हैज़ मैनी मेथोडोलॉजिकल, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। फर्स्ट हम देखते हैं कि मेथोडोलॉजिकल किस तरह है। फर्स्ट, डिसीजन सिचुएशन स्केल। सिचुएशन स्केल वाज डेवलप्ड इन द प्रेजेंट स्टडी which can be used in future researches to measure certainty, risk and uncertainty in organizations। तो अब आप देख सकते हैं कि वाकई इसकी प्रैक्टिकल मेथोडोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस हैं कि आप अगर एक टूल बनाते हैं और वो फर्दर रिसर्च में यूज़ हो सके, या असेसमेंट में, ये स्क्रीनिंग पर्पस के लिए, सिलेक्शन पर्पस के लिए, तो वो एक मेथोडोलॉजिकल इम्प्लीकेशन है कि ये आपने एक न्यू टूल इंट्रोड्यूस करवा दिया। सेकंड, जो कि जिसकी जो यूज़ हो सकेगा, तो मेथोडोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी। तो थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? सेकेंडली, द स्टडी कंट्रीब्यूटेड टू द full range leadership theory by confirming the assumptions of theorists Bass and Riggio. The choice of a decision making style is situation specific। ये आप देखें कि अगर आपने कोई किसी थ्योरेटिकल मॉडल पे कोई वर्क किया था, वो मॉडल टेस्ट किया आपने, वो पार्शली या कम्प्लीटली सपोर्ट हुआ या इवन क्यों ना रिजेक्ट हो गया, वो सब बताता है उसके मॉडल की आपके कॉन्टेक्स्ट में क्या वैलिडिटी या इम्प्लीकेशंस हैं, नहीं है। तो अगर आपने किसी थ्योरी पे रिसर्च की हुई है, उसकी बेस पे रिसर्च की हुई है, तो वो उसको भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। द स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुड बी डिजाइन्ड टू एनेबल leaders use appropriate styles across diverse situations while making important decisions। तो ये आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस बताई कि आप लीडर्स को, क्योंकि ये रिसर्च बता रही है कि आप जो लीडर्स हैं उनके डिसीजंस जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स के वो सिचुएशन स्पेसिफिक होते हैं। तो आपने या जो फुल रेंज लीडरशिप थ्योरी बता रही है, तो इसका मतलब ये है इन फाइंडिंग्स पे, क्योंकि साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं, इनकी बेसिस पे आपको प्रॉपर अपने जो लीडर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको ट्रेन करना चाहिए कि एक सिचुएशन में कैसे डिसीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है कि इन फाइंडिंग्स को ऐसे आप यूज कर सकते हैं फील्ड में। फिर आप देखें द रोल ऑफ एम्पिरिकल जो है इम्प्लीकेशंस हैं, वो आप देख सकते हैं। द रोल ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन रैशनल डिसीजन मेकिंग आल्सो shared valuable insights regarding knowledge-based rational decisions by transformational and transactional leaders। The study confirmed that knowledge management practices in the organizations assist in rational decision making। Empirical है कि अगर आपकी जो empirical उसकी implications ये हैं कि अगर आप कोई न्यू स्टडी करते हैं, न्यू इंसाइट्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो बेसिकली जो आपकी एम्पिरिकल इम्प्लीकेशंस होंगे। रिसर्च की इटसेल्फ भी इम्प्लीकेशन है। आप देखें जब हम रिसर्च करते हैं तो आप एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज को कंसल्ट करते हैं। तो रिसर्च करना, रिसर्च का हाइपोथेसिस का एक्सेप्ट होना, उनका रिजेक्ट हो जाना, उसकी एक एम्पिरिकल इम्प्लीकेशन है। जिन हम स्टडीज़ को यूज़ करते हैं, उनके मेटा एनालिसिस करते हैं, उन पे फिर पॉलिसी इम्प्लीकेशंस बना सकते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं कि सपोर्टेड बाय साइंस, और कॉन्सेप्ट और फाइंडिंग सपोर्टेड बाय साइंस, साइंटिफिक नॉलेज। तो ये बेसिकली चाहे एम्पिरिकल इम्प्लीकेशंस आप ऐसे देख सकते हैं कि इट कैन बी अ क्रिएशन ऑफ नॉलेज, एडिशन ऑफ नॉलेज, चेंज ऑफ नॉलेज, ये है साइंस। तो ये एम्पिरिकल इम्प्लीकेशंस हैं कि एक आप रिसर्च करते हैं, इट लीड टू क्रिएशन ऑफ नॉलेज और एडिशन ऑफ नॉलेज और इवन चेंज ऑफ नॉलेज।
तो लास्ट है पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, ये आप लास्ट में देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पॉलिसी इम्प्लीकेशंस में देखें, द स्टडी कंफर्म द रोल ऑफ जॉब स्ट्रेस इन decision avoidance. The study also confirmed the additive effect of job stress in the relationship between laissez-faire leadership style and avoidant decision-making style. Stress influences the decision makers before, during, after making a decision. However, its most severe effects during the it most severely affects during the process of decision making. In this regard, leaders should be trained to make effective decisions under the conditions of job stress. ये देखें, ये आप उसकी बात करते हैं पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, कि आप एक क्लियर मैसेज देते हैं लीडर्स को, यानी कि उस रिसर्च की बेसिस पे आप क्लियर मैसेज दे रहे हैं, पॉलिसी रिकमेंड कर रहे हैं कि जो स्ट्रेस है वो ओवरऑल हमारे डिसीजन मेकिंग को बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर डिसीजन मेकिंग उसको इन्फ्लुएंस करती है। और इसकी बेसिस पे जब अगर आप लोगों को लीडरशिप लर्न करवाते हैं तो आप उनको या लीडरशिप की उनको ट्रेनिंग देते हैं तो आप उसको बेसिकली उनको क्या करें, जॉब स्ट्रेस में उनको वर्क करना सिखाएं या स्ट्रेस में कैसे डिसीजन लेते हैं, इफेक्टिव डिसीजन लेते हैं। जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होती हैं और जो पॉलिसी इम्प्लीकेशंस होती हैं ये काफ़ी इंटरमिंगल भी होती हैं, काफ़ी आपस में मिलती जुलती होती हैं और बाज़ का हम एक लिख देते हैं। तो ये सारी इम्प्लीकेशंस थी, मैथडोलॉजिकल, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, एम्पिरिकल और पॉलिसी। अगर आपकी रिसर्च क्रिएशन कर रही है नॉलेज की, पहले नहीं था, कोई क्वालिटेटिव स्टडी है, एडिशन ऑफ नॉलेज कर रही है, इससे पहले इस तरह काम नहीं हुआ, आपने उसको ऐड किया, उस काम में पुराना जो काम था उसमें आपने एडअप किया, तो वो या चेंज ऑफ नॉलेज। अगर पहले एग्जिस्टिंग रिसर्च डिफरेंट बता रही थी, अगर आपका हिपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं होता, रिजेक्ट होता, तो इट्स अ चेंज ऑफ नॉलेज। तो इन एनी केस आपकी रिसर्च की अगर आप उसको प्रॉपर अपने रिसर्च के प्रोसीजर को रिव्यू करेंगे, इस प्रोसेस को जब आप देखेंगे, क्या हिपोथेसिस एक्सेप्ट हुए तो क्या फ़ायदा होगा, एक्सेप्ट नहीं हुए तो क्या फ़ायदा होगा, क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, उनका यूज़ क्या होगा हमारे टारगेटेड पॉपुलेशन के लिए, तो फिर आपको पता चलेगा कि अगर बहुत ही स्पेसिफिकली मैथडोलॉजिकल नहीं भी हैं तो आपकी रिसर्च की वो किसी न किसी थ्योरी की बेस पे तो होगी ना, किसी थ्योरेटिकल असम्पशन या किसी न किसी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से, तो हर वेरिएबल रेलेवेंट तो होता है ना किसी न किसी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से, तो उसकी थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, एम्पिरिकल और पॉलिसी इम्प्लीकेशंस होंगी। फॉर्मेटिंग इन APA 7 एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। फॉर्मेटिंग इन APA 7 में हम देखते हैं कि हमने क्या सीखना है। ये आप देख सकते हैं, इम्प्लीकेशंस इज अ सब हेडिंग लेवल 2, और वो जो सब हेडिंग है इम्प्लीकेशंस की आप ये देख सकते हैं कि इज अ सब हेडिंग लेवल 2, फ्लैश लेफ्ट, बोल्ड, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन, न्यू पैराग्राफ बिगिंस ऑन द नेक्स्ट लाइन, फॉन्ट इसका टाइम न्यू रोमन है और फॉन्ट साइज इसका 12 है। बीनीथ मेन हेडिंग डिस्कशन की लेवल 1 हेडिंग के अंडर हेडिंग आती है, ये हम देख सकते हैं, यहाँ पे मेन हेडिंग डिस्कशन की होती है और उसकी ये इम्प्लीकेशंस की हेडिंग आती है। Implications should be numbered and sorted in ascending order and can also be given in bullets and paragraphs form. However, implication in numbered list seems more professional. ये बात याद रखने की है कि कुछ लोग ये करते हैं कि यहाँ पे implications को एक पैराग्राफ में लिख देते हैं, वो भी ठीक है, आप लिख सकते हैं। वैसे कुछ लोग ये है कि यहाँ पे जो इसमें सबसे बैड डिज़ाइन है वो ये है कि यहाँ पे बुलेट्स यूज़ करते हैं, वो अप्रोप्रिएट नहीं है, बहुत नॉन प्रोफेशनल लगता है। आप इम्प्लीकेशन को नंबर लिस्ट में लिखें, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आप नंबर लिस्ट में लिखें इसको असेंडिंग ऑर्डर में। सीम्स मोर प्रोफेशनल। इम्प्लीकेशंस और इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टडी आर यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट टर्म्स। यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स जो हैं वो इम्प्लीकेशंस लिखते हैं, कुछ रिसर्चर्स इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टडी लिखते हैं। दोनों सही हैं, आप जो बेहतर समझे आप लिख लें।
Implications are structured in the sequence of study objectives, major findings, supporting or not supporting the research problem, and overall implication achievements of the study. ये आपको मैंने बताया था कि हमारी जो implications हैं वो बेसिकली किस चीज़ पे बेस्ड होती हैं, और उसके बाद यानी आप स्टडी ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, मेजर रिजल्ट्स लिखते हैं, फाइंडिंग्स लिखते हैं, और उसके बाद उन फाइंडिंग्स की जो इम्प्लीकेशंस हैं हम वो लिखते हैं। और उसके बाद आप देखें द पॉइंट वर्थ रिमेम्बरिंग इज दैट द इम्प्लीकेशंस मस्ट बी बेस्ड ऑन अ रिसर्च कंडक्टेड एंड मस्ट बी जेन्युइन नॉट बोरोड। अच्छा, ये वैसे ये आपको जो है इट्स अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट। आमतौर पे होता ये हम बहुत जल्दी में होते हैं, हम दूसरों का थीसिस देखते हैं और अपने फ्रेंड्स को मोस्टली कह देते हैं कि मुझे अपनी इम्प्लीकेशंस तो शेयर करना मेरे से, और वो बोरोड जो होती हैं, जो लोन वर्ड्स होते हैं, वो हम यूज़ कर देते हैं अपनी इम्प्लीकेशन में। हर रिसर्च एक यूनिक प्रोजेक्ट है, एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है इन द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो उसको अपनी रिसर्च की वर्थ को खुद रिकग्नाइज करें और उसको एक्नॉलेज करें बाय राइटिंग योर जेन्युइन एंड प्योर एंड ट्रू इम्प्लीकेशंस। अब देखें ना, हर एक स्टडी है उसकी इम्प्लीकेशंस डिफरेंट हैं, तो आप बजाय इसके कि अपनी जेन्युइन लिमिटेशंस लिखें, समटाइम्स स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो इम्प्लीकेशंस ऐसी लिख देते हैं जो स्टडी की होती नहीं है। जैसे आमतौर पे लिख देते हैं साइकोलॉजिस्ट को ये बताना चाहिए कि वो ये करें, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को। आप पहले ज़रा देख तो लें क्या वाकई ये बताना ज़रूरी है, क्या आपकी स्टडी ने ऐसा कोई काम किया है कि आप साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को बताने लगे हैं कि वो इस पे एक्शन लें और इसको इनकॉर्पोरेट कर लें काउंसलिंग में, थेरेपीज़ में। क्या आपने ऐसा कुछ प्रूव किया है? क्या आपने कोई थेरेप्यूटिक सेशंस अप्लाई किए हैं या आपने कोई काउंसलिंग सेशन लिए जो आप उनको सजेस्ट करने जा रहे हैं? तो ये ज़रूर देखें। हम आपको कुछ पॉइंट्स आगे बताएंगे इंशाल्लाह। यू वुड बी ऑल हैप्पी व्हेन यू वुड बी राइटिंग योर इम्प्लीकेशंस। उसमें देखें द पॉइंट वर्थ रिमेम्बरिंग is that the implications must be based on a research conducted and must be genuine, not borrowed from others. Generally, implications stem from hypothesis findings, compatibility or incompatibility, by keeping in view its relevance to the targeted population. जो मैंने आपको ये बताया था, hypothesis support होता है या रिजेक्ट होता है, उसकी hypothesis और उसके जो findings आई हैं वो दोनों यानी इनलाइन है या इनलाइन नहीं है, उसकी टारगेटेड पॉपुलेशन को क्या फायदा हुआ। अगर एक हाइपोथेसिस रिजेक्ट भी हो जाता है उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है, बिकॉज hypotheses are derived from objectives and objectives are derived from research questions and research questions are derived from research problems। तो वहां तक बात पहुंचती है। Each research is a unique contribution to existing body of scientific knowledge in general and society in particular। ये मैंने बात आपको भी कही है कि आप अपनी रिसर्च की यूनिकनेस को जो है मेंशन करें अपनी इम्प्लीकेशंस में। अब वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम अभी स्टडी करेंगे। ये जो टॉप मोस्ट है, नंबर 1 है, अ रिसर्च मस्ट सर्व एट लीस्ट वन ऑफ द 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडीइंग द सब्जेक्ट ऑफ। मैं आपको इतने ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताऊंगा, आपने परेशान नहीं होना। क्योंकि आपने इसलिए परेशान नहीं होना कि ये आपको मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप जब मैं पढ़ूंगा आप खुद नोट कर लेंगे कि ये तो आपकी इम्प्लीकेशन है जो कि आपको पहले पता नहीं थी। अब आप इंशाल्लाह इसे मैच कर लेंगे और आपको पता चलेगा कि आपकी इसमें बहुत सारी इम्प्लीकेशंस थी आपकी स्टडी की। अब आपको अपनी स्टडी की वर्थ को डिस्कवर कर लेंगे इंशाल्लाह जब आप इनको पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अ रिसर्च मस्ट सर्व at least one of the 4 objectives of studying the subject of psychology, including description, prediction, explanation and application। ये बड़ी अहम बात है। हम जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम साइकोलॉजी में रिसर्च स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ए, तो उस वक्त हमें पढ़ाया जाता है
कि साइकोलॉजी को की रिसर्च कंडक्ट करने के 4 गोल्स हैं, 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम साइकोलॉजी में रिसर्च करते ही क्यों हैं। एक है डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड एप्लीकेशन। अब आपकी रिसर्च ने कुछ साइंटिफिक फिनोमिना जो है उनको डिस्क्राइब किया है, जैसे अगर आपकी रिसर्च ने कोई प्रेवलेंस स्टडी की है उसको डिस्क्राइब कर दिया है, मीन डिफरेंसेस डिस्क्राइब किए हैं, ग्रुप डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्क्राइब किए हैं, या रिलेशनशिप्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए। डिस्क्रिप्शन, अगर आपकी रिसर्च ने कोई न्यू डिस्क्रिप्शंस जो हैं उसमें कंट्रीब्यूट किया है। प्रिडिक्शन, अगर आप देखते हैं आपने कोई ऐसा मॉडल टेस्ट किया है प्रिडिक्शन पे या रेग्रेशन की बेस पे जो कि पहले नहीं इस तरह से किया गया, तो आपने प्रिडिक्शन पे एक बड़ी ज़बरदस्त स्टडी की है। एक्सप्लेनेशन, अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी की है। एंड एप्लीकेशन, और आपने जो स्टडी की है उसकी अप्लाइड वैल्यू क्या है, वो कहाँ यूज़ होगी, किन लोगों पे अप्लाई की जाएंगी वो फाइंडिंग्स, उसका क्या बेनिफिट होगा। तो आप अपनी रिसर्च को इन 4 पॉइंट से रिलेट करके देखें, डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड एप्लीकेशन, तो एक न एक पर्पस को सर्व कर रही होगी। अगर आपकी कोई रिलेशनल स्टडी है तो एटलीस्ट अगर आपने मीन डिफरेंसेस ही देखे हैं, कंपैरेटिव है, आपने डेमोग्राफिक वेरिएबल में डिफरेंसेस देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन का पर्पस सर्व किया है। अगर आपकी कोरिलेशनल स्टडी है, यानी आपने रेग्रेशन अप्लाई करके प्रिडिक्शन के हाइपोथेसिस टेस्ट किए हैं, तो आपको प्रिडिक्शन को कंट्रीब्यूट कर रही है। और अगर आपकी एक्सपेरिमेंटल है तो आपकी एक्सप्लेनेशन को। और फाइनली आपकी रिसर्च का कोई एंड यूज तो लाजमी होगा ना, एटलीस्ट उन लोगों के लिए तो बेनिफिशियल होगी जिन पे आपने अप्लाई की, तो ये एप्लीकेशन हुई। बेसिक रिसर्च कंट्रीब्यूट्स टू नॉलेज through creation, addition, or change of existing body of scientific knowledge. Applied research suggests practical solutions for the problems being faced by the society. Basic research, अगर आपने किसी थ्योरी पे कोई रिसर्च की है और उसको टेस्ट किया है, या अगर आपने कोई क्वालिटेटिव रिसर्च की है, तो इसका मतलब आपने नॉलेज क्रिएट किया है। एक चीज़ पे अगर नॉलेज ही नहीं था, आपने क्वालिटेटिव रिसर्च की, नॉलेज क्रिएट किया, लोगों के थिंकिंग पैटर्न्स को एक्सप्लोर किया, उनके बिहेवियर्स को एक्सप्लोर किया, तो क्रिएशन। एडिशन ये है कि ऑलरेडी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, आपने उससे ऐड किया, उसमें उसके नॉलेज में, एग्जिस्टिंग नॉलेज में एडिशन किया। फॉर एग्जांपल अगर आप रेप्लिकेशन कर रहे हैं, यानी एक स्टडी पहले एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में की गई है, अमेरिका में की गई है, आप उसे रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो आपने एडिशन ऑफ नॉलेज की है। यानी सेम फाइंडिंग्स जो हैं अगर वो पाकिस्तान में प्रूव हो जाती हैं इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, इन अ डिफरेंट कल्चर, इन अ कलेक्टिविस्ट सोसाइटी, तो हम कहेंगे कि उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी एक्सटेंड हो गई उस थ्योरी की, वो वैलिड है बहुत कल्चर्स में, बहुत टाइप्स ऑफ कल्चर्स में। Applied research suggests practical solutions for the problems being faced by the society. तो अगर आपने बेसिक रिसर्च किया है तो आपने नॉलेज को कंट्रीब्यूट किया है, और नॉलेज भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी वेलबींग पे ही जो है उसको कंट्रीब्यूट करता है, जो हमारा साइकोलॉजिकल नॉलेज है, साइंटिफिक। लेकिन अगर आपने अप्लाइड रिसर्च की है तो आपने डायरेक्टली सोसाइटी के किसी न किसी प्रॉब्लम को एड्रेस किया है, तो उसका सोल्यूशन सजेस्ट किए हैं बाय योर रिसर्च। Theoretical implications are based on the premise that whether a new theory was developed or an existing theory was validated or supported in a specific context। जो मैं पहले कह रहा था, अब अगर आपने कोई ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच के थ्रू नई थ्योरी डेवलप की है, या ऑलरेडी थ्योरी जो एग्जिस्टिंग जो कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था या कोई थ्योरी थी, उसको अगर आपने सपोर्ट किया है या वैलिड किया है, वैलिडेट किया है अपने कल्चर में, तो हम कहेंगे कि ये इसकी थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन है। एम्पिरिकल सिग्निफिकेंस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टडी टू फिल अ नॉलेज गैप, एक्सटेंशन ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज बाय एड्रेसिंग मिसिंग लिंक्स इन द एग्जिस्टिंग रिसर्च इज अ वैल्यूएबल एम्पिरिकल कंट्रीब्यूशन। देखें नॉलेज गैप क्या है। नॉलेज गैप ये है, अमेरिका में एक रिसर्च बताती है कि बॉयज रैशनल डिसीजन मेकर्स हैं और गर्ल्स इंट्यूटिव। एक यूएई में रिसर्च बताती है कि गर्ल्स रैशनल डिसीजन मेकर हैं और बॉयज इंट्यूटिव। ये एक नॉलेज गैप क्रिएट हो गया।
आप इसमें से किसको कहें कि वो वेरीफाई करेंगे? तो आप एक थर्ड रिसर्च कंडक्ट करते हैं। या ये भी नॉलेज गैप है कि एक थ्योरी पे पहले हाफ, उस थ्योरी के हाफ पार्ट पे रिसर्च की गई, उससे आगे नहीं की गई, आपने उसे एक्सटेंड किया। ये भी एक नॉलेज गैप है कि हमें एक सर्टेन फाइंडिंग्स अर्ली एडल्टहुड से रिलेटेड नोन है, उससे आगे नोन नहीं है। तो ये डिफरेंट, एक कल्चर में हमें एक चीज़ नोन है, दूसरे में नहीं। तो ये सारे नॉलेज गैप हैं, जिन चीज़ों का हमें नहीं पता उन पे रिसर्च करते हैं, तो हम उन मिसिंग लिंक्स को फिल करते हैं बाय एम्पिरिकल कंट्रीब्यूशन। न्यू प्रोग्राम्स ऑफ फॉर वेलनेस एंड मेंटल हेल्थ आर गाइडेड बाय रिसर्च। इवन रिसर्च गाइड्स इन पॉलिसी मेकिंग, as some researches have greater generalizability and may suggest policy implications। अगर आपकी रिसर्च की एक्सटर्नल वैलिडिटी है, जैसे हम सर्वे मेथड के थ्रू जो रिसर्च करते हैं, सर्वे रिसर्च डिज़ाइन के थ्रू, उसकी मोस्टली एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई होती है, उनको आप अप्लाई या ऑब्जर्वेशनल से आप करते हैं, उसकी भी हाई होती है, तो आप उसको बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं और उसकी पॉलिसी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। Some researches help to identify problems like epidemiological studies, whereas others suggest solutions like working on coping, protective factors, and buffers against negative impacts on health। ये बड़ा important है कि कुछ ऐसी studies हैं जो कि problems identify करती हैं। जैसे अगर आपने किसी problem की prevalence देखनी है, तो वो उसको identify करके देख, लेकिन कुछ ऐसी यानी कुछ problems identify करती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सजेस्ट करती हैं, उसकी कोपिंग सजेस्ट करती हैं, उसके प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, उसके बफर अगेंस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ। तो आपकी मेंटल या फिजिकल हेल्थ या वेल बीइंग या वेलनेस, उन सब उनसे जो हम रिसर्च करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोशल साइंसेज की जो रिसर्च है वो सोसाइटी की वेलबींग को कंट्रीब्यूट तो करती है, उसके प्रॉब्लम्स। तो या तो हमें रिसर्च बताती है, डिग आउट करती है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, न्यू प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आप देखें, स्मार्टफोन एडिक्शन का पहले नहीं पता था, इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन का नहीं था, सेल्फी एडिक्शन, ये सारे न्यू प्रॉब्लम्स रिसर्च ने एक्सप्लोर किए हैं। और या इनका सोल्यूशन सजेस्ट करती है रिसर्च, जैसे कोपिंग बताती है उसकी, जो उसके प्रोटेक्टिव, उसके अगेंस्ट शील्ड कौन सी यूज कर सकते हैं, बफर्स। Research has essential implications for its research participants and targeted population from which the representative sample was drawn. More specifically, we mention the importance of a relationship, prediction, causality or difference for research participants। ये बड़ी अहम बात है जो आपने याद रखनी है, और इस पॉइंट से आपने लाजमी आप अपनी 2 implications लिखनी है। एक ये बात अहम है कि आपने जिन लोगों पे रिसर्च की है, अगर आप फॉर एग्जांपल उन लोगों में जेंडर डिफरेंसेस देखते हैं, डेमोग्राफिक डिफरेंट फैक्टर्स में, उसका क्या फायदा हुआ जो आपने जेंडर डिफरेंसेस देखे, उसके क्या पॉसिबल यूज होगा उस इंफॉर्मेशन का। या अगर आपने 2 वेरिएबल्स में रिलेशन या मोर देन 2 में रिलेशनशिप देखा था और वो प्रूव हो गया या प्रूव नहीं हुआ, या प्रिडिक्शन की थी और प्रिडिक्शन नहीं प्रूव हुई, उसका आपकी टारगेटेड पॉपुलेशन जिसने अपना टाइम स्पेंड किया था और जिसने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की थी, जिससे आपने एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो है वो लिया था, कलेक्ट किया था, उसको क्या फ़ायदा हुआ आपको इंफॉर्मेशन देने का, क्या बेनिफिट आप उनको ऑफर कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है, इवन नहीं भी होता, प्रिडिक्शन, कॉजेलिटी और इवन तो डिफरेंसेस जो है आपकी मीन, तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ से आप लाजमी इस चीज़ को, इसमें अपनी इंसाइट यूज़ करें कि इसका आप क्या फ़ायदा है उन लोगों के लिए जिन पे आपने रिसर्च कर ली है। Methodological implications are related to testing new research methods, emerging new research designs, effectiveness of new therapies, developing new scales for measurement of behaviors and applying new statistical techniques। तो ये बेसिकली methodological हो सकती है अगर आपने इनमें से कोई काम किया हो। Research is based on set of specialized techniques of psychology which are applied expertly in the treatment of some social, behavioral, personality and mental health problems। किसी न किसी तरह से जो रिसर्च की टेक्निक्स हैं वो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन सजेस्ट करती हैं। Each research contributes in a specific branch of knowledge in a subject like positive psychology in psychology। देखें, जो हर सब्जेक्ट की ब्रांचेस होती हैं या ऑफशूट्स होते हैं, जैसे साइकोलॉजी की 52 ब्रांचेस हैं,
अगर आपने एक रिसर्च किया वो किसी साइकोलॉजी के जो एक स्पेसिफिक ब्रांच थी उसके नॉलेज को उसने एक्सटेंड किया होगा, चाहे साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन, पॉजिटिव साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, किसी न किसी ब्रांच में उसका लाजमी कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये आप देखें कि कौन सी ब्रांच में उसका कंट्रीब्यूशन है। आप भी इन पॉइंट्स को रिव्यू करें, तो होप सो जब आप इनको अपनी फाइंडिंग्स जो हैं, आपकी जो रिजल्ट्स आए हैं, या हाइपोथेसिस एक्सेप्ट रिजेक्ट हुए हैं, उनको सामने रखते हुए देखेंगे तो आपके लिए आसान होगा कि आप किस तरह से अपनी स्टडी की इम्प्लीकेशन लिखते हैं। सिंपली हम ये जानना चाहते हैं जो हमने रिसर्च की है उस रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स का हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए क्या फ़ायदा होगा। होप सो आपको इससे फ़ायदा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।